हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर नंबर 1 है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वाली। तो एक एक करके सारे चैप्टर्स आपको समझाऊंगा। तो आज ये पहला चैप्टर है आपके 12th बोर्ड इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन के लिए। तो पूरा चैप्टर एंड तक समझना। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि मुझे पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा पीडीएफ। अदरवाइज आप ये सारी चीजें पहले समझ लो एक बार की चीजें हैं क्या। आपको समझ में आती है तो ठीक, अदरवाइज फिर दूसरा तरीका निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, आप सबसे पहले कॉपी निकाल लो एक। और कॉपी में इंपॉर्टेंट नोट्स जो है इस चैप्टर के जो जो काम की चीजें हैं वो एक एक करके कॉपी में लिखना चालू कर देना, क्योंकि वो सारी चीजें एग्जामिनेशन में 1 मार्क में या एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है। तो काम की चीज जरूर लिख लेना, क्योंकि अलग से आप 1 मार्क जो है तैयारी करनी नहीं पड़ेगी, पहले से ही सारा कुछ हो जाएगा। तो ब्रिटिश रूल इंडिया में जब आया वो कब आया क्लास, 23 जून 1757 में, यानी कि 23 जून 1757। और कब तक चला, 15 अगस्त 1947। तो ये कितने ईयर बने, 190 ईयर्स। जो जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ उसको प्लीज इंपोर्टेंट नोट्स के अंदर यहाँ पे आप लोग उसको लिखते चले जाना। इंपोर्टेंट नोट्स के अंदर जो जो मैं ब्लॉग बना के लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें इंपोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में 1 मार्क के अंदर पूछा जा सकता है। तो ब्रिटिश रूल इंडिया में आया 23 जून, यानी 23 जून 1757 में। और राज चला 15 अगस्त 1947 को। इंडिया को क्या मिल गया, आजादी मिल गई। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल का फाउंडेशन रखा गया था, एक बैटल हुआ था। इस बैटल का नाम निकला, कौन सा बैटल है, बैटल ऑफ प्लाजे। जो 1757 लड़ा गया किसके द्वारा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी थी उनके द्वारा। और ये जीत हुई किसके लिए, किससे जीत हुई, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से जीत हुई। ऑन कब जीत हुई, 23 जून 1757 को। तो आपने इस पैराग्राफ में जो याद रखना है वो है बैटल ऑफ प्लाजे। और जो डेट है ब्रिटिश रूल का वो 23 जून 1757। ओके। और ये किसकी अगुवाई में लड़ा गया था, ये लड़ाई लड़ी गई थी रॉबर्ट क्लाइव के अगुवाई, किसकी अगुवाई में, रॉबर्ट क्लाइव। देखो जो ब्रिटिश है, ब्रिटिशर्स आए हमारे देश में, वो कॉलोनियल रूल स्टैब्लिश करने के लिए आए। तो पता होना चाहिए कॉलोनियल रूल क्या होता है। जहां पे दो कंट्री में एक कंट्री पावरफुल होती है, चाहे मिलिट्री से हो चाहे इकोनॉमी से पावरफुल हो, वो किसी कमजोर कंट्री के ऊपर कब्जा कर लेती है, इसको बोलते हैं कॉलोनियल रूल। ओवर इंडिया वाज टू यूज द रिसोर्स ऑफ इंडिया। वो इंडिया में क्यों आए, ताकि इंडिया के रिसोर्सेज का यूज कर सके, किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटेन। अपने देश के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ के इंडिया के रिसोर्सेज का यूज किया फॉर द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है, जब ब्रिटेन में इंडस्ट्री बन रही थी, तो इंडस्ट्री बनती है तो लोगों को रोजगार मिलता है, काम मिलता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन होता है। उसके बाद आपका जीडीपी बढ़ता है। पर उस इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लाया जाएगा, तो वो इंडिया में आए, ताकि इंडिया से अनाज, जो कच्चा धन है पूरा का पूरा, वो सारा का सारा रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाए अपने देश में उसको फिनिश गुड्स बनाए और इंडिया में ही आकर वापस क्या करे, सेल करे, अपने देश में भी सेल करे। ये इनका मेन पर्पस था। उन्होंने इंडिया से रॉ मटेरियल सप्लाई किया ब्रिटेन के लिए फॉर द बेटरमेंट एंड एडवांसमेंट, किसके फायदे के लिए, अपनी कंट्री के फायदे के लिए। पूरा का पूरा रिसोर्सेस इंडिया से ले गए, लेकिन किसके लिए, अपने फायदे के लिए, ना कि हमारे फायदे के लिए। उन्होंने इंडिया को कैसे सर्व किया, एक फीडर इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक फीडर इकोनॉमी की तरह क्या किया, ट्रीट किया। इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज का और ह्यूमन रिसोर्सेज का पूरी तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हुआ। क्लियर है यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट की भी, चैप्टर है क्या, हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर के अंदर। अब बात है कॉलोनियल रूल की। तो कॉलोनियल रूल होता क्या, द पॉलिसी और प्रैक्टिस ऑफ अ कंट्री और वेल्दी और पावरफुल मेंटेनिंग और एक्सटेंडिंग इट्स कंट्रोल ओवर द कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ डोमिनेटेड कंट्री। डोमिनेटेड मतलब इंडिया, और डेवलपिंग द रूलिंग कंट्री। रूलिंग कंट्री कौन थी, रूलिंग कंट्री थी ब्रिटिशर्स के ब्रिटेन, यानी कि ध्यान रखना रूलिंग कंट्री जो थी वो थी ब्रिटेन। बैकवर्ड इकोनॉमी क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बैकवर्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पे लो स्टैंड ऑफ लिविंग है, जहां लोगों का स्टैंड ऑफ लिविंग लो है, पुअर हेल्थ सर्विसेज है, हाई डेथ रेट है, हाई बर्थ रेट है, लो पर कैपिटल इनकम, लोग कम कमाते हैं। जो मेजर पॉपुलेशन है वो डिपेंड किस पे, एग्रीकल्चर पे। तो समझ जाएंगे हम, ये बैकवर्ड इकोनॉमी है जहां ज्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और एग्रीकल्चर वो क्यों करते हैं, ताकि अनाज वो खुद कंज्यूम कर सके, उनका मार्केट में बेचने का कोई इरादा नहीं है, वो सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए अनाज उगाते हैं, मतलब खुद के लिए जितना उनको चाहिए उसके लिए। डेवलपिंग इकोनॉमी, जैसे इंडिया से डेवलपिंग इकोनॉमी, जो एग्रीकल्चर से धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है इंडस्ट्री की तरफ, उसको बोलते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी। जहां की पर कैपिटल इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है, जहां लोग जो है वो धीरे धीरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा रहे हैं, उसको बोलते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी कौन सी होती है, जहां ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। जिस देश का ग्रोथ नो ग्रोथ है उस इकोनॉमी को बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जहां बहुत स्लो ग्रोथ हो रहा है, यहां जहां ग्रोथ नहीं हो रहा। वाइब्रेंट मतलब चमकीली इकोनॉमी, जहां पे कंटिन्यू डायनामिक चेंजेस आते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता है, स्टैंड ऑफ लिविंग लोगों का हाई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे डिपेंड है लोग, इसको बोलते हैं वाइब्रेंट इकोनॉमी। जहां पे करप्शन नहीं है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वो वाइब्रेंट इकोनॉमी है, उसको बोलते हैं वाइब्रेंट इकोनॉमी। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले, क्योंकि हम जब चैप्टर पढ़ रहे हैं ये वाला, ये हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस।
यानी कि जस्ट आज़ादी जब आपको मिली, उससे पहले, आज़ादी मिलने से पहले इंडिया की अवस्था कैसी थी, इंडिया की इकॉनमी कैसी थी, ब्रिटिशर्स ने कितना खराब किया इसको, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इंडिया जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन इकॉनमी एक प्रोस्पेरस इकॉनमी थी। प्रोस्पेरस इकॉनमी का मतलब क्या है? कंट्री वाज़ इंडिपेंडेंट, हम लोग किसी पे डिपेंड नहीं थे। नो डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्री फॉर सर्वाइवल, सेल्फ रिलायंट एंड प्रोस्पेरस इकॉनमी, हमें सर्वाइवल के लिए किसी दूसरे देश पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं थी। दूसरा, इंडिया में काफी सारा अनाज था, रिच इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन, राइस, व्हीट, मेज, पल्स एंड अदर फूड क्रॉप इंडिया में काफी था, तो हमें अनाज वगैरह के लिए किसी बाहर देश पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। थोड़ा एग्रीन इकोनॉमी, देश का जो मेजर पॉपुलेशन है, टू थर्ड पॉपुलेशन, वो किस पे डिपेंड थे क्लास? वो डिपेंड था एग्रीकल्चर के ऊपर। इसलिए इंडियन इकोनॉमी को उससे पहले बोलते थे, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे देश में सब कुछ अच्छा चल रहा था, एग्रीन इकोनॉमी था। और लास्ट है वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इंडिया में काफी सारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडस्ट्री थी। जो क्राफ्ट्समैन थे वो अपने हाई क्वालिटी के लिए, फाइन क्वालिटी के लिए, जो सिल्क है उसका जो रॉ है कपड़ा, उन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो प्रोडक्ट है उस टाइम पे एक्सपोर्ट हुआ करता था, काफी देशों में एक्सपोर्ट होता था। तो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हाथ से जो बनाई जाती है चीजें, उनके लिए क्लास इंडिया बहुत फेमस था। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इंडियन इकोनॉमी का क्या स्टेट है इन अलग-अलग मतलब कि सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था इंडियन इकोनॉमी उस टाइम पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था क्लास, और उसका इंडियन फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन डिफरेंट सेक्टर। तो जो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि इंडियन इकोनॉमी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने खराब किया, किस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड हो गया, किस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट हो गया, ग्रोथ नहीं हुआ। उसका सबसे पहला रीजन लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम को बोलते हैं जमींदारी सिस्टम, और इस सिस्टम में एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है अमंग गवर्नमेंट, ओनर एंड टिलर ऑफ द सॉइल, यानी कि फार्मर या पेजेंट। यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है देखो, ये है यहाँ पे लैंडलॉर्ड, यहाँ पे है फार्मर, किसान। तो अभी सरकार जो है लैंडलॉर्ड बनाती है इन लोगों को, जमींदार बनाती है इनको, और इनसे बोलती है आप हमें टाइम पे टैक्स पे करो। जो ज्यादा टैक्स पे करेगा उसकी लैंडलॉर्डशिप बनी रहेगी, जमींदारी बनी रहेगी। जो कम टैक्स करेगा पे और टाइम पे टैक्स पे नहीं करेगा उसकी जमींदारी छीन ली जाएगी। अब आप टैक्स हमें ज्यादा वसूलो, इसके लिए आप फार्मर से कितना काम कराते हो आप करो, उसकी कोई कोई दिक्कत नहीं, हम आपको मना नहीं करेंगे। तो फार्मर का एक्सप्लॉइटेशन होता, फार्मर से ज्यादा काम करवाया जाता, जमीन थी इनके पास, किसान आते थे दिन भर काम करते थे, किसानों से मारपीट के काम करवाया जाता था पूरा का पूरा, और उसके बाद अनाज का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो फार्मर को दे दिया जाता। फार्मर कंप्लेन करेगा भी किससे? ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट से। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो पहले ही ये चीजें इनको बोल रखी है कि आप इनके साथ शोषण करो, जितना काम कराना है कराओ, बस हमें टैक्स दो, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे क्लास एक क्रिएट हो गया, ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन द जमींदार्स, बिटवीन द फार्मर्स और गवर्नमेंट, जिसकी वजह से काफी ज्यादा एक्सप्लोइटेशन हुआ किसका? फार्मर्स का। सेकंड है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज को प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाए, दैट इज कॉल्ड कमर्शियलाइजेशन। जितने भी फार्मर्स थे उन सबको फोर्स किया गया कि आप कैश क्रॉप उगाओ, ना कि फूड क्रॉप। फूड क्रॉप क्या हो गया? राइस, व्हीट, बाजरा, और इसके बाद पल्सेस हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। कैश क्रॉप जितनी भी है, कैश क्रॉप का मतलब क्या है? आपका कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, इंडिगो हो गया, जूट हो गया, इन सब चीजों को उगाओ आप, इन सब चीजों को उगाओगे तो हमको ज्यादा पैसे देंगे। और प्रेसिडेंट को क्या किया गया? मजबूर किया गया कि उनको ये सारी चीजें उगाया जाए, और वो फूड रिक्वायरमेंट जो अपनी वो बाहर टाउन से खरीदते थे। अगर वो अनाज नहीं उगा रहे तो उन्हें अनाज तो चाहिए ना, तो वो क्लास बाहर टाउन से महंगे रेट में अनाज खरीदते थे। लेकिन उनको फोर्स किया गया, उनको मारा पीटा गया कि आप जो अनाज का प्रोडक्शन कर रहे हो वो अनाज का ना करके कैश क्रॉप, सिल्क का, कॉटन का, जूट का, इन सब का प्रोडक्शन करो आप। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। थर्ड पॉइंट क्या है? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, जमीन बहुत ज्यादा होने के बाद भी उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी बहुत कम थी। काफी जमीन है लेकिन किसान जो अनाज उगा रहा है वो आउटपुट बहुत कम उगा रहा है। लैक ऑफ फर्टिलाइजर, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ प्रॉपर कल्टीवेशन, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, ये सारी चीजों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ठीक नहीं किया। प्रॉपर पानी सिंचाई करने के लिए अवेलेबल नहीं था फार्मर्स के पास। फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, इन सब चीजों की अवेलेबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से उनका फसल जो है काफी अच्छा आउटपुट नहीं निकालता था। चौथा पॉइंट है स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। बाहर देश से आके किसी ने कुछ खास इन्वेस्टमेंट किया नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए, ना सरकार ने, ना क्लास किसी इन्वेस्टर ने, किसी ने क्लास इन्वेस्टमेंट किया नहीं, इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर उस टाइम पे क्या था? लो था। पहला पॉइंट क्या था बताओ रीजन जरा? लैंड सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तीसरा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, चौथा क्या है? स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकंड है इंडस्ट्रियल सेक्टर।
इंडस्ट्रियल सेक्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले हमारा इंडियन गवर्नमेंट काफी पॉपुलर था अपने एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट किसका? हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई तो डिक्लाइन हो गया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मतलब जो हाथ से क्राफ्ट्समैन होते हैं ना, हस्तलिपि करते हैं, हाथ से डिजाइन कढ़ाई बुनाई का काम होता है, वो सारा का सारा बर्बाद हो गया। और जिसका बैड इंपैक्ट क्या पड़ा? हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ गई और हम लोग इंपोर्ट करने लगे फिनिश गुड्स को। तो ये हुआ कैसे? ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को इन्होंने बर्बाद किया, वो बर्बाद हुआ इस चीज से, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ मतलब टैक्स, मैंने पहले ही बताया हुआ। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव। कैसे? देखो मैं समझाता हूँ आपको। ये है मान लो ब्रिटेन और ये है इंडिया। इंडिया से जो भी सामान आप एक्सपोर्ट करते हो, जो भी रॉ मटेरियल आप इंडिया से ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करते हो, सरकार ने बोला वो टैक्स फ्री है, उस पे कोई भी टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, उस पे टैक्स फ्री है। तो टैक्स फ्री अगर होगा तो इंडिया का जो रॉ मटेरियल है ब्रिटेन को सस्ता मिलेगा, ब्रिटेन लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। ब्रिटेन से जो उसी रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स बन के आता है, वो भी टैक्स फ्री कर दिया सरकार ने। यानी कि बाहर से ब्रिटेन से जब फिनिश गुड्स बन के इंडिया में आएगा तो इंडिया के लोगों को सस्ता लगेगा, वो डिमांड ज्यादा करेंगे। तो रॉ मतलब कुल मिला के फैक्ट्री बना दी ब्रिटेन में, रॉ ले गए इंडिया से, अपने यहाँ फैक्ट्री में मशीनों से काम कर रहे हैं, बना रहे हैं, अपने देश के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, फिनिश गुड्स को बना के अपने देश में बेच रहे हैं और इंडिया में भी बेच रहे हैं। तो ये हो गया। लेकिन अगर इंडिया से कोई फिनिश गुड्स भेजेगा, हैंडीक्राफ्ट वगैरह फिनिश गुड्स, तो उस पे सरकार ने लगाया हाई टैक्स। और इसकी वजह से इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट है वो ब्रिटेन को और बाहर देश के लोगों को बहुत महंगा लगने लगा, क्योंकि टैक्स जुड़ गया इसमें। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है, पता है, कॉस्ट में जुड़ जाता है। सामान महंगा होगा, 100 का सामान था, सरकार ने बोला 100 रुपए टैक्स लेंगे, तो 200 का सामान हो गया। ब्रिटेन के लोगों ने खरीदना बंद कर दिया उसको। तो ये जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे वो बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, और मजबूरी में उन्हीं को फार्मिंग भी करनी पड़ी बाद में, क्योंकि इनका सामान जो है फॉरेन गुड्स, जो बाहर से सामान आया, उसने इंडियन प्रोडक्ट को बिल्कुल कमर तोड़ दी। इतना कंपटीशन दिया कि इंडियन प्रोडक्ट जो है टिक ही नहीं पाया। क्यों? उनके पास मशीन थी, टेक्नोलॉजी थी, लो रेट में बेच रहे थे, और इंडियन के पास कोई ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी थी नहीं। जो भी सामान बन रहा था महंगे रेट में बन रहा था, इकोनॉमी डाउन थी, लोग महंगा सामान अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा काम हुआ। यानी कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह से इम्पैक्ट हुआ। सेकंड है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। इंडिया के अंदर जो मशीन बनाने वाली कंपनीज हैं, या जो मशीन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है, वो बहुत कम थी। तो इंडिया का अनाज जो है वो प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत दूर दूर जाता था। इंडिया में मशीन नहीं थी, मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट नहीं थी, सामान वगैरह मैन्युफैक्चर नहीं होता था। हमारा यहाँ से रॉ जाता था बाहर देश में, ब्रिटेन में, वहां पे हम पूरे के पूरे डिपेंड थे कि ब्रिटेन की गुड्स पे। इंडिया का सामान ही नहीं बन पा रहा, तो हम किस पे डिपेंड रहेंगे? ब्रिटेन से जो सामान आता है वहीं से हम लोग डिपेंड थे। तो इंडियंस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो उन्होंने इस चीज को डेवलपमेंट करने के लिए कोई काम नहीं किया। इस चीज को बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया कि यहाँ पे इंडस्ट्री बनाई जाए। उन्होंने इस चीज को बहुत पीछे रखा। थर्ड पॉइंट क्या? लो कंट्रीब्यूशन जीडीपी। इवन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी वजह से जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो बहुत लो था। लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने की वजह से जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन रहा वो बहुत लो रहा। अगर इंडस्ट्री सेक्टर ही कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, एक सेक्टर नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, तो जो आउटपुट निकलेगा वो बहुत कम निकलेगा। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, सरकार ने कुछ काम किया ही नहीं इंडिया के अंदर, सिर्फ रेलवे को डेवलप किया और पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, कुछ पोर्ट बनाए ताकि सामान को इजीली यहाँ से ले जाया जा सके, इंफॉर्मेशन को इजीली फैलाया जा सके। इसके अलावा सरकार ने रेलवे को डेवलपमेंट करने के लिए कोई भी काम नहीं किया। थर्ड है फॉरेन ट्रेड। अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें तो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या हो कि जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम बहुत ज्यादा कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स, प्रीशियस स्टोन, जो स्टोन होता है ना, अंगूठी वगैरह, नग वगैरह बनती है, उन सबको हम लोग बहुत ज्यादा सेल किया करते थे बाहर देशों में हम लोग। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश के आने के बाद हम क्या बन गए? एक्सपोर्टर बन गए। किसके? रॉ मटेरियल के। हम एक्सपोर्ट करते तो जा रहे थे, लेकिन किसका? रॉ मटेरियल का। और इंपोर्ट किसे कर रहे थे? फिनिश गुड्स का। यानी यहाँ से रॉ जाता था, वहां पे फिनिश गुड्स बन के इंडिया में वापस आता था। तो इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो है बुरी तरीके से क्रैश हो गया था। हम लोग क्या बन गए थे? एक्सपोर्टर बन गए थे। किसके? प्राइमरी प्रोडक्ट यानी रॉ मटेरियल के। और इंपोर्टर किसके बन गए थे? फिनिश गुड्स के। जैसे हम किसके एक्सपोर्टर बन गए थे? लिख लेना कॉपी में। एक्सपोर्टर थे सिल्क, कॉटन, ऊल, सुगर, इंडिगो, जूट, इन सब चीज को हम क्या कर रहे थे? बाहर जाके सेल कर रहे थे। सेकंड पॉइंट है मोनोपोली कंट्रोल इन इंडिया फॉरेन ट्रेड। इंडिया का जो टोटल ट्रेड है उसका 50% ट्रेड अकेला किसको जा रहा था? ब्रिटेन को। सोचो कितना ज्यादा होता है कि एक देश अपना पूरा जो आउटपुट ट्रेड कर रहा है, पूरा ट्रेड वर्ल्ड के साथ, उसका आधा ट्रेड से ब्रिटेन कर रहा है। स्विस कनाल बन गया जो दो सी को जोड़ता है। कौन सी सी को? रेड सी और मेडिटेरियन सी। रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है। रेड सी और इसको स्विस कनाल को बनाया किसने था? बनाया था इजिप्ट की सरकार ने। कब बनाया? 1859। लिख लेना, 10 साल में बन के पूरा हुआ 1869। ये एक शॉर्टकट तैयार हो गया जहां पे इंडिया और इजीली
जो ब्रिटेन है और इजीली इंडिया से सामान लेकर जा सकता है। जब ये रास्ता छोटा हुआ तो कॉस्ट कम हो गई, तो इंडिया का 50% ट्रेड जो है वो होने लगा किसको? ब्रिटेन को, और बाकी जो था वो चाइना को, श्रीलंका को और ईरान को। पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है ईरान का पुराना नाम क्या है? ईरान का जो पुराना नाम है वो है पर्शिया, और सेलोन जो है वो पुराना नाम है किसका? श्रीलंका का। CEYLON, और ये PERSIA, ध्यान रखना। और अगर इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है सर, अच्छी बात है, पैसा आ रहा है, भले ही रॉ का पैसा आ रहा है। इन पैसों को सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए यूज़ ही नहीं किया। ये पूरा का पूरा पैसा उन्होंने अपने कॉलोनियल डेवलपमेंट को, बाहर से इम्पोर्ट जो करते हैं चीज़ें उनके लिए, और जो वर्ल्ड वॉर 2 लड़ रहा था उस टाइम पे, ब्रिटेन जो वर्ल्ड वॉर 2 में जूझ रहा था, उसके लिए इन्होंने यूज़ किया। सारा का सारा सरप्लस अपने देश में ले गए, इंडिया का डेवलपमेंट का काम बिल्कुल भी नहीं किया। अगला है डेमोग्राफिक कंडीशन। अगर हम बात करें डेमोग्राफिक कंडीशन की, तो इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन बहुत बुरी थी। प्लीज नोट में लिखना है 1921 को बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ऐसा इसलिए कहते हैं कि 1921 से पहले इंडिया की पॉपुलेशन अप एंड डाउन हो रही थी, कभी बढ़ रही थी कभी घट रही थी, लेकिन 1921 के बाद से लेकर आज तक इंडिया की पॉपुलेशन कभी घटी नहीं है, हमेशा बढ़ती ही चली जा रही है। और इंडिया जो है आगे आने वाले कुछ सालों में वर्ल्ड का टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा, चाइना को पीछे छोड़ते हुए, जिस रेट से पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। The population was not stable, sometimes increase और decrease, लेकिन क्लास 1921 के बाद ये कभी भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ, हमेशा इंक्रीज हुआ। अच्छा, जो ऑफिशियल सेंसस है जो पॉपुलेशन को मेजर करता है, वो कब आया? लिख रहे हैं नोट्स में 1881 में। लास्ट में आपसे मैं पूछूंगा, आप बिना देखे मुझे बताओगे सारे के सारे आंसर, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 1881 में आया पहला सेंसस, और ये कितने सालों के लिए बनता है? 10 सालों के लिए। और जो आखिरी सेंसस था वो कब का था? 2011 का। और अगला सेंसस कब है? अगले साल, यानी कि 2021 का। तो ये जो डेमोग्राफिक कंडीशन है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि हाई डेथ रेट और बर्थ रेट, ब्रिट इंडिपेंडेंस से पहले यहाँ पे जो डेथ रेट थी इंडिया की वो बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ होती थी, 1000 में से 48 लोग, और 40 लोग जो है वो क्या होते थे? जो बर्थ होती थी वो 48 लोगों की होती थी, जो डेथ होती थी वो 40 लोगों की होती थी। लेकिन करंट बर्थ रेट जो है वो 19 है, और जो डेथ रेट है वो 17 है 2016 के डेटा के हिसाब से। और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है? 1.19%। लो लिटरेसी रेट यानी कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं? 16% आबादी सिर्फ पढ़ी लिखी थी, और फीमेल लिटरेसी रेट तो और ज्यादा था। मेल फीमेल के बीच में काफी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता था उस टाइम पे, जिसकी वजह से फीमेल लोगों को, यानी कि जो गर्ल्स थी, उनको पढ़ाई करने के लिए परमिशन नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो बहुत कम था। करेंटली क्लास ये अच्छा है, 74.04% है, जैसे मेल लिटरेसी रेट जो है 82.14% है, और जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो सिर्फ 64.46% है। ये शो करता है कि इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं अभी भी भेदभाव होता है, जहाँ पे माँ बाप लड़कियों को पढ़ाने के लिए पैसे खर्च नहीं करते, उनकी पढ़ाई को प्रमोट नहीं करते कि वो पढ़ाई करें। ये इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जेंडर बायस्ड, मेल और फीमेल के लिए अलग थिंकिंग, ये इसको बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, डिफरेंस क्यों है फिर अदरवाइज? और जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है त्रिपुरा की और जो केरला की है वो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, जबकि बिहार की लिटरेसी रेट जो है अभी भी लो है। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है कि आप कितने साल ऑन एन एवरेज जीते हो? तो प्रेजेंटली ये 68 ईयर है, जबकि पहले कितना था? 44 ईयर। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, इसका मतलब आपके यहाँ मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है। प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी, प्रिवेंशन, जो दवाइयाँ होती हैं, आपको जो इलाज किया जाता है या फिर जो वैक्सीनेशन लगाया जाता है, वो सारी चीज़ें नहीं है, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बहुत लो है। और लास्ट पॉइंट है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट उनको बोलते हैं जिनकी एज 1 साल से कम होती है। अगर 1 साल से कम ईयर बच्चों की डेथ हो जाती है, तो हम काउंट करें तो 1000 अगर नए बच्चे पैदा होते हैं, तो उनकी 218,000 में से उनकी डेथ हो जाती है। कितना बड़ा डेटा था उस टाइम पे, 1000 में से 218 लोग बच्चों की मौत हो जाती थी। इसका मतलब मदर को जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो केयर चाहिए, जो ट्रीटमेंट चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट, वो उस टाइम नहीं मिलता था। इवन जो नई न्यू बॉर्न बेबीज है, न्यू बॉर्न बेबी जो नए बच्चे पैदा होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट, उनको कुपोषण का इलाज नहीं होता था, उनको वैक्सीनेशन नहीं मिलता था, तो बहुत सारे बच्चों की जो है विद इन 1 ईयर डेथ हो जाती थी। ये रिकॉर्ड किया गया 218, और प्रेजेंटली ये काफी डाउन है, कितना है? 44। यानी काफी सुधार किया गया अब, क्योंकि अब इंडियन गवर्नमेंट जो पैसा कमा रही है वो कहीं ना कहीं खर्च कर रही है। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो है वो सारा का सारा अपने देश में ले आते थे। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। हम ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। लोग किस किस एरिया में काम कर रहे हैं? एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्चरी सेक्टर में। तो यहाँ देखा गया कि देश के जो ज्यादातर लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में, जबकि सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में जो लोग हैं वो कुल 17%, 27% लोग हैं, जो कि बाकी सारे लोग प्राइमरी सेक्टर में लोग हैं। यानी कि ड्यू टू 75% वर्क पॉपुलेशन डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर,
तो इन 2 सेक्टर में जो था कुल 25% लोग जो है डिपेंड थे। अनबैलेंस ग्रोथ, ज़ाहिर-सी बात है अगर सिर्फ एग्रीकल्चर में काम करेंगे लोग, तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर कैसे ग्रोथ करेगा? तो ग्रोथ जो था इंडिया का वो अनबैलेंस था, यानी कि कहाँ पे कहीं ज़्यादा, कहीं कम। अभी जो है ये तीनों के बीच में लगभग बैलेंस है। थोड़ा रीजनल वेरिएशन, कुछ स्टेट जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, इन स्टेट ने सॉरी काम किया, इनकी पॉपुलेशन ने एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। ये सारे के सारे स्टेट के लोगों ने काम किया कि एग्रीकल्चर से हटाकर हम धीरे-धीरे कहाँ जाएँ, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ मूव करें। फैक्ट्रियाँ बनने लगी, इंडस्ट्री बनने लगे यहाँ पे, लेकिन कुछ स्टेट जैसे ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, इन लोगों ने अभी भी एग्रीकल्चर को फॉलो कर रखा है। इन्होंने डेवलपमेंट के लिए काम नहीं किया कि हम इंडस्ट्रीज बनाएं, वहां पे एग्रीकल्चर ही प्रमोट किया जाता है अभी भी। और लास्ट पॉइंट है क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक सिस्टम किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए जो जरूरी है, जैसे रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, एनर्जी, हेल्थ, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, सोशल, बैंकिंग सर्विसेज, ये सारी चीजें होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और विदाउट एक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी कंट्री जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ एक चीज डेवलप की, रेलवे। रेलवे को डेवलप भी इसलिए किया ताकि अनाज जो है वो गाँव-गाँव से लाया जा सके और पोर्ट तक पहुँचाया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाने के लिए उन्होंने इंडिया में रेलवे बनाए। कुछ स्कूल बनाए जहाँ पे अपने एजुकेशन, जहाँ पे उन लोगों ने अंग्रेजी पढ़ाई कराई। यहाँ पे साउथ की तरफ, यानी कि जो तमिलनाडु, केरला, इन सब जगहों पे इन्होंने क्या किया, कुछ स्कूल खोले गए, तभी यहाँ के लोग जो बोलते हैं अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं। क्यों? यहाँ बहुत पहले ही अंग्रेजी स्कूल आ गए थे, वो यहाँ पे ट्रेन कर रहे थे लोगों को। 190 साल, लगभग 200 साल राज किया इन्होंने, तो वहाँ पे स्कूल वगैरह बनाए ताकि यहाँ के बच्चे अंग्रेजी पढ़ सकें और बाद में काम कर सकें उनके अंडर में। और इन्होंने रेलवे को डेवलप किया 1850 में। डेट ध्यान रखना, नोट में लिख लो, 1850। जो पहली ट्रेन चली वो चली मुंबई बोरीबंदर से थाने, जो 33.8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 57 मिनट में, 16 अप्रैल 1853 में, यानी कि 16 ऑफ अप्रैल 1853। रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ 1850 में, लेकिन जब रेलवे रन किया तो 1853। आज हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं जहाँ पे 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और वहाँ पे स्पीड कुल 33.8 किलोमीटर की थी। After commercialization of agriculture, they need to collect raw material from rural villages and send it to the Britain. So railway introduced to broke geographical and cultural barriers. It also true that construction of railway leads to huge economic loss of Indian economy. Indian economy को बहुत ज्यादा लॉस बियर करना पड़ा रेलवे की कंस्ट्रक्शन से। Impact of railway in India. Railway helps people to break barrier of distance and undertake long journey. रेलवे का फायदा क्या हुआ कि जो लॉन्ग जर्नी थी उसको इजीली अब ली जा सकती है। जो बैरियर्स था दूर दूर का डिस्टेंस का, उसको खत्म किया जा सके, और जो लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ गुड्स है उसको भी खत्म किया जा सके। रेलवे के थ्रू आप लंबे, मतलब जो डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस, वहां पे भी आप सामान अपना पहुंचा सकते हो, वहां से सामान ला सकते हो। रेलवे आने की वजह से मार्केट आया, यानी कि एक्सपेंशन हुआ मार्केट का, प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ गई, और जो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाता है ना, सामान जल्दी बिकेगा, सामान कहीं भी बिक सकता है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो फैसिलिटीज है वो ज्यादा हो गई। तो ये 3 बेनिफिट जरूर हुआ रेलवे के आने से। एक जगह और इन्होंने डेवलप किया, रेलवे रेलवे और कम्युनिकेशन, 2 ही जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काम किया। पहला है रेलवे, दूसरा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में उन्होंने पोस्ट और टेलीग्राफ को डेवलप किया। पोस्ट जो था वो आम जनता के लिए था, और टेलीग्राफ था यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वे, जिससे हम मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने कॉलोनियल सेटअप के लिए दूर-दूर जो उनके मतलब ऑफिसर्स थे, उनको मैसेज भेजना होता था, तो वो टेलीग्राफ के थ्रू मैसेज भेजते थे। पोस्टल सर्विसेज आम तौर पे आम जनता के लिए ही यूज़ होता था। हमारा लास्ट टॉपिक है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या-क्या दिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना, हर एक स्टूडेंट, कि आपको वीडियो कितना समझ में आया है। अगर आप लोग बोलते हो कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है, तो ही मैं अगले वीडियो पे जाऊँगा पूरे चैप्टर का। अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा, सिर्फ़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊँगा। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे मेंशन करना, जितने भी वीडियो अभी देख रहे हो, हर एक वो मैंडेटरी है। अगर मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, कम से कम इतना तो फीडबैक दो। फीडबैक दोगे तो मैं अच्छे से और काम कर पाऊँगा। और लाइक ज़रूर कर देना, आपकी लाइक से मुझे समझ आता है कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था क्लास, बताओ जरा। सबसे पहला, हम लोग अनाज जो अपने लिए उगाते थे, हम अब मार्केट में भी बेचने लगे धीरे-धीरे। तो यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी मेंटेन हो गई, ज़्यादा अनाज हम उगाने लगे। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अब हमको रेलवे मिल गया है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो बेटर मीन्स हमारे लिए क्रिएट हो गया है, तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है ग्रोथ करने की।
थर्ड है मॉनेटरी इकोनॉमी। जब कमर्शियलाइज किया गया एग्रीकल्चर को तो इंडियन इकोनॉमी को शिफ्ट किया गया मॉनेटरी इकोनॉमी में। पहले बार्टर सिस्टम होता था, अनाज के बदले अनाज। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने पैसे देने चालू कर दिए इनको, जिसकी वजह से पैसे खर्च करने लगे और इकोनॉमी कैसी बनने लगी, मॉनेटरी इकोनॉमी। चेक ऑन फेमाइन, जहाँ पे डेथ हो जाती थी लोगों की, जहाँ पे सूखा पड़ जाता था, जहाँ पे भुखमरी होती थी, वहाँ पे इंडियन रेलवे जो है वहाँ पे सामान पहुंचाता था, वहाँ के लोगों की मदद करता था। और लास्ट पॉइंट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को चलाने के लिए जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप बनाया था, उनके जाने के बाद ये पूरा का पूरा सेटअप किसको मिल गया, इंडियन गवर्नमेंट को, जो इनके लिए क्या रहा, बहुत फायदेमंद रहा। उसी हिसाब से इन्होंने पार्लियामेंट वगैरह बन गया था उस टाइम पे, सारी चीजें कवर हो गई थी, तो वहां पे इन लोगों को ईजी रह गया इंडिया को कंट्रोल करना, इंडिया को रन करने के लिए। क्लियर है? तो ये पूरा चैप्टर है। एक बार आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ फाइनली, इसमें जो आपको ध्यान रखना है एमसीक्यूज के लिए 1 मार्क के लिए, आप प्लीज ध्यान रखना है इन सब क्वेश्चन को। पहला, कब आया ब्रिटिश रूल बताओ? 23 जून को। अब में लिख लेना आप लोग क्लास, यहाँ पे सारे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिखना। 23 जून 1757, यानी कि 23 जून 1757 से 15 अगस्त 1947। और कौन सा बैटल लड़ा गया था? बैटल ऑफ प्लाजे। और ये जीत किसकी हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव की, यानी ब्रिटिश इंडिया कंपनी की। किसके ऊपर? नवाब ऑफ बंगाल के ऊपर। इनका जो मेन रूल, वो जो मेन काम था, वो कॉलोनियल रूल को सेटअप करना था। और उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को कैसा बनाया? फीडर इकोनॉमी। उसके बाद है बैकवर्ड इकोनॉमी, जहाँ पे डेवलपमेंट लो है, और वाइब्रेंट, जहाँ पे डेवलपमेंट हाई है। इंडियन इकोनॉमी कैसा था? ब्रिटिश के आने से पहले प्रोस्पेरस इकोनॉमी, रिच इन टर्म्स ऑफ फूड एंड ग्रेन, एग्रीन इकोनॉमी, और वेल नोन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर सेक्टर को खराब करने के लिए सबसे मेन पॉइंट जो था वो है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। किस चीज को बनाने के लिए बोला? उन्होंने राइस को, व्हीट को, पल्स को नहीं बोला, उन्होंने बोला कॉटन, जूट, इंडिगो, सिल्क, इनका प्रोडक्शन करो। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे खराब हुआ? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की वजह से। और डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन ट्रेड की बात करें तो कब स्विस कनाल कब बना? 1859 में। स्विस कनाल ने क्या किया? डिस्टेंस जो है, मान लो यहाँ से यहाँ ऐसे पहुंचते थे, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुंचने लगे, जिसकी वजह से जो बैरियर था वो खत्म हो गया, जिसकी वजह से 50% जो ट्रेड है वो ज्यादातर कहाँ होने लगा? ब्रिटेन में। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। और इंडिया का, ईरान का पुराना नाम क्या है क्लास? पर्शिया। नेक्स्ट है इसके अंदर डेमोग्राफिक कंडीशन में जो हाई बर्थ रेट है वो, अच्छा, ऑफिशियल सेंसस पहला कब आया? 1881 के अंदर। और ऑफिशियल सेंसस जो है वो कितने साल का होता है? 10 साल का। आखिरी क्या था? 2011। अगला कब है? 2021। 1921 को क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। बर्थ रेट जो था उस टाइम पे 48 था, डेथ रेट था 40। अब कितना है? 19 और 7। लिटरेसी रेट पहले था 16 और 7, और अब जो लिटरेसी रेट है 74%, 04% है। और जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो कितना है? 64%। हाईएस्ट है त्रिपुरा और केरला में, और बिहार में है लोएस्ट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो पहले था 44, अब कितना है? 68। ये डेटा प्लीज लिखना, हर चैप्टर का डेटा लिखते चले जाना। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पहले कितना था? 218, अब कितना है क्लास? 44। ऑक्यूपेशन की बात करें तो मेजर लोग जो थे वो किस पे डिपेंड थे? प्राइमरी लगभग 75%, और बाकी दोनों मिला के लगभग 25%। अब मुझे रेलवे बताओ कब आया? 1850। पहला रेल कब चला? 16 अप्रैल 1853 को। कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया? 33.3 किलोमीटर, 1 घंटे के अंदर लगभग। और ये चला था मुंबई से थाने, यानी कि बोरीबंदर से थाने। ठीक है? इम्पैक्ट इसको लिख लेना। दो चीज उन्होंने डेवलप किया, रेलवे और कम्युनिकेशन। कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे फटाफट वीडियो कैसी लगी आपको। लाइक और शेयर जरूर कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ऐसे ही हर एक चैप्टर की वीडियो चाहिए, या मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना दूं जो मैंने आपको दिए हैं। ठीक है? 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं मैंने, प्लीज वो देख लेना। इवन मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी कवर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।